आइए बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि वेव प्रोपोगेशन कैसे करता है किसी फाइबर ऑप्टिक्स में। इसको समझने से पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो वेव होता है पूरे 3D फॉर्मेट में, मतलब एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में पूरा मूव करता हुआ हमारे फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल करता है। तो इसमें उसको एक 2D प्लेन में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जेड डायरेक्शन में भी किस तरीके से प्रोपोगेट हो रहा है वो भी हमको इसमें फिगर में दिखेगा। हम यहाँ पर जैसा कि कोर और क्लैडिंग के बारे में हम जानते हैं, यहाँ पर उसी को अगेन फिर से दर्शाया गया है कि N2 और N1 हमारा दो अलग अलग टाइप के मटेरियल है, जिसके कारण उसका इंडेक्स अलग अलग होता है। तो हमारा N1 की वैल्यू ज़्यादा होती है, N2 की वैल्यू कम होती है। जब हमारा वेव प्रोपोगेट करता है किसी फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर, कोर के अंदर, तो हमारा मान लीजिए एक डायरेक्शन है, कोई एक्स वाई डायरेक्शन, एक्स और जेड डायरेक्शन हम लिए हैं यहाँ पर। तो वो थीटा एंगल से अगर पी पॉइंट की ओर मूव करता है हमारा कोई वेव, तो उस समय हमारा पी पॉइंट तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर एक एंगल बनता है थीटा। वो थीटा हमारे जेड डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में किस तरफ से मूव करेगा उस चीज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा मूव कर रहा है पी पॉइंट की तरफ। तो हम इसका कंपोनेंट्स निकाल लेंगे एक्स डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है, बीटा एक्स इज इक्वल टू N1 के कॉस थीटा, एंड सिमिलरली यहाँ पर बीटा जेड N1 के साइन थीटा। तो इस तरीके से हम ये जान लेते हैं कि हमारा कितना पार्ट ऑफ वेव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव किया था और हमारा जेड डायरेक्शन की तरफ कितना पार्ट ऑफ वेव मूव किया है। इस तरीके से हम जान पाते हैं कि हमारा वेव सिंगल प्रोपोगेशन जो लीनियर प्रोपोगेट करता है जिस समय, उस समय वो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में कुछ इस कंपोनेंट के थ्रू हम निकाल पाते हैं इस मैथमेटिकल टूल के साथ। अगेन यही प्रोसेस फिर से हमारा नेक्स्ट पॉइंट में पी से अनदर पॉइंट में हमारा मूव करता है कुछ इस तरीके से, देन अगेन क्यू पॉइंट तरफ मूव करता है। तो इस तरीके से हमारा वेव प्रोपोगेशन का पूरा फिनोमेनन कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक और चीज़ हमको समझने वाली चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप टू वेव्स को हम यहाँ पर प्रोपोगेशन का प्रोसेस देख रहे हैं। तो एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, दो हमारा वेव्स मूव कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एक वेव इस तरीके से पी पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारा जो इस जगह पर जहाँ पर हमारा कोर और क्लैडिंग के लेयर होते हैं, वहाँ जब वो टकराता है वेव, तो हमारा ऐसा होता नहीं है कि 100% यहाँ पर वेव्स कोर की तरफ वापस मुड़ता है। कुछ पार्ट ऑफ लाइट हमारा क्लैडिंग में भी चला जाता है। तो उस जगह के जो लेयर को उस समय हम उसको होते हैं इक्वी फेस प्लेन। तो उस प्लेन में अगर वो मूव कर जाता है अंदर की ओर, जब वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 100% नहीं हो पाता है, तब ये केस बनता है। तो इस चीज़ को हम आगे और हमारे पास फिगर उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा जब यहाँ से एक वेव इस तरीके से टकराया, दूसरा वेव अगर यहाँ से टकराता हुआ हमारा इस तरीके से आके दूसरा अनदर पॉइंट में टकराता है। तो इससे हम समझ पाते हैं कि हमारे पास बहुत सारे वेव्स को हम एक ही पॉइंट में ट्रेवल कराते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक फील्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर एक दर्शाने की कोशिश किया गया है कि एक्स में हमारा किस स्पेस में सबसे ज़्यादा प्रोपोगेशन हमको दिख रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर दिख पा रहा है कि सेंटर में जब हमारा सेंटर की तरफ जब मूव, सेंटर मतलब अगर हमारा फाइबर ऑप्टिक्स है उसका एक्सल की तरफ अगर हम मूव करते हैं, तो हमारा एक्स डायरेक्शन में जो प्रोपोगेशन होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा होता है। और वैसे ही हम यहाँ पर एक फील्ड दिया हुआ है जेड डायरेक्शन के लिए, तो वो जेड डायरेक्शन भी हमारा यहाँ पर शो करता है कि हमारा सबसे ज़्यादा प्रोपोगेशन एक्स की जेड डायरेक्शन की तरफ हो रहा है।
तो ये वेव से के थ्रू हम समझ पा रहे हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा कब किस समय या किस पोजीशन पे हमारा ऑप्टिकल फाइबर सबसे ज़्यादा ट्रैवल कोर के लाइन की तरफ, मीन्स एक फील्ड से दूसरे फील्ड इस तरफ सबसे ज़्यादा प्रोपोगेशन किस समय रहा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं और हमारा ये काम करता है। यहाँ पर एक पॉइंट हम देखते हैं, एक पॉइंट को हम हाईलाइट करेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक लोअर ऑर्डर मोड को हम डिसाइड करते हैं m = 0 से। ये उसके स्कोर डिफाइन कर रहा है जब हमारा m की वैल्यू 0 होती है। जब m की वैल्यू 1, 2 या 3 होती है तब उस समय किस तरीके से हमारा प्रोपोगेशन होता है उस चीज़ को हम देखेंगे। आगे हम इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा m1, m2 और m3 के हिसाब से पहला फिगर हमारा m1 से है, फिर m2 से है, फिर m3 से है। तो उस केस में हमारा प्रोपोगेशन जब हमारा क्लैडिंग और कोर के बीच का जो लेयर होता है वहाँ पर प्रोपोगेशन किस तरीके से होता है उस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका ये ऊपर क्लैडिंग है और नीचे कोर है। तो जब हमारा प्रोपोगेशन उस पॉइंट पर टकराता है जहाँ पर हमारा लेयर है, तो उस केस में हमारा कुछ पार्ट ऑफ लाइट हमारा टिल्ट होने के लिए थोड़ा सा स्पेस लेता है क्लैडिंग में। तो जिसके कारण हमारा कुछ फील्ड जो होता है, जो प्रोपोगेशन हमारा क्लैडिंग में नहीं होना चाहिए, वो कुछ पार्ट ऑफ एक्शन हमारा क्लैडिंग से होते हुए कोर पर वापस आता है। इससे हमारा प्रोपोगेशन डिले होता है प्लस लॉस भी होता है। तो इस तरीके से अगर m की वैल्यू और बढ़ा दी जाए तो ये वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है और इसका जो इंटरेक्शन इन क्लैडिंग में वो बढ़ता चला जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये केस हमारा नहीं होना चाहिए, जिसके कारण हमारा प्रोपोगेशन में और लाइट के इंटेंसिटी प्लस उसकी इंफॉर्मेशन में भी डीके आना शुरू हो जाता है। इसको आइडियली होना चाहिए कि हमारा पूरा का पूरा प्रोपोगेशन 100% कोर में होना चाहिए। तो ये फिगर इस चीज़ को डिनोट कर रहा है। आगे हम देखेंगे कैसे हम इसको गाइड करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग को हाईलाइट करना है, जिससे हम ये सारे प्रोसेस, ये प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं यहाँ कितना पार्ट ऑफ लाइट हमारा रिफ्लेक्ट हुआ या रिफ्रैक्ट हुआ, उसको इस चीज़ को हम देखते हैं। तो ये हमारा फिगर हमको इस चीज़ को डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे हमारा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा कोर और क्लैडिंग कुछ इस तरीके से, अगर क्लैडिंग जो हमारा N2 है और कोर हमारा N1 है, तो यहाँ पर जो गाइड किया जा रहा है, जो कोर की तरफ हमको मूव करवाना है, तो वो कितना कंपोनेंट ऑफ कोर में मूव किया और कितना कंपोनेंट क्लैडिंग में मूव किया, उस चीज़ को हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल से हम समझ पाते हैं। तो मान लीजिए एक लाइट है जो कि हमारा प्रोपोगेट कर रहा है कोर की तरफ से आता हुआ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमारा हिट करता है, तब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि कुछ जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट हमारा कोर की तरफ बढ़ जाता है, जिसको हम लोग C0 एक्सपोनेंशियल फिगर ऑफ जेड बीटा x2x से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही जब हमारा क्लैडिंग में कोई पार्ट ऑफ लाइट हमारा मूव करता है तो B0 एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड बीटा x2x के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा उस पार्ट को, उस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रोपोगेशन हमारा जेड डायरेक्शन में कौन कौन सा कोर और क्लैडिंग में मूव किया, इस चीज़ को हम इससे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें अब इस चीज़ के लिए हम लोग क्या क्या प्रोसेस लगाते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं, हमें इस फील्ड में यहाँ देखते हैं तो ये शिफ्टिंग को दिखा रहा है कि हमारा कितना पार्ट ऑफ लाइट हमारा क्लैडिंग में मूव किया। तो उस चीज़ को बोला जाता है ये एक सेकेंड, ये प्लांटेशन डिप डेप्थ बोला जाता है, जो कि कोर और क्लैडिंग के बीच का एक स्पेस होता है जहाँ पर लाइट मूव करती है क्लैडिंग में। तो वो स्पेस हमारा कम से कम होना चाहिए, जिसके कारण हमारा जो शिफ्टिंग है, जहाँ जो हमारा क्लैडिंग की तरफ मूव कर गया है, उस चीज़ को हम इस यहाँ से मूव कराते हैं। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो शिफ्ट हो जा रहा था क्लैडिंग में, तो उसको एक वर्चुअल रेफरेंस के थ्रू हम लोग एक प्लेन के थ्रू उसको वापस कोर में हम भेजने की कोशिश करते हैं।
तो उसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं एक वर्चुअल रिफ्लेक्टिंग प्लेन को बनाया जाता है, जो कि वापस हमारे कोर में उसको भेजा जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो जो पेनिट्रेशन जो डेप्थ जो है हमारा कितना बड़ा है। जितना ज़्यादा बड़ा होगा हमारा डेप्थ, उतना ही हमारा शिफ्टिंग बढ़ जाएगा, जो डी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमको इसको ध्यान देना होता है कि ये जो प्लेन का जो डेप्थ है, जो हमारा पेनिट्रेशन डेप्थ है, वो कम से कम हो, ताकि हमारा डी की वैल्यू कम हो और प्रोपोगेशन ज़्यादा हो पाए। तो इस तरीके से हम ये प्रोसेस के थ्रू हमारा कोर में वापस जो लाइट हमारा क्लैडिंग में जा चुका था, उसके इफेक्ट को वापस हम इस तरीके से लाने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक स्टेप को देख रहे हैं कि आप जब हमारा कोर एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा कोर और क्लैडिंग जो फाइबर ऑप्टिक्स है एक लीनियर में अब रखा हुआ है, मीन्स हमारा कोर जो है एक सीधी सरल रेखा में होगी, तब हमारा जो फाई की वैल्यू जो होती है, जो फाई होती है, वो हमारा फाई वन और फाई टू उस केस में इक्वल होता है। बट कुछ डिफरेंस होने के कारण, इनरेगुलरिटी होने के कारण, अगर इस फाई वन और फाई टू में चेंजेस हो जाता है, तो हमारा जो लाइट होती है वो पेनिट्रेट होकर के अनदर डायरेक्शन में मूव कर जाती है। जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि हमारा अगर कोर और क्लैडिंग के सरफेस में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आया, तो हमारा जो लाइट का प्रोपोगेशन लाइन है, जो फाई वन और फाई टू यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो इसको लीगली होना चाहिए फाई वन और फाई वन होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा कोर में डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इन सब बातों का भी हमारा जब फाइबर ऑप्टिक्स जब बनाया जाता है फैब्रिकेशन के समय, इस चीज़ को ध्यान दिया जाता है। अब जब ये केस है, जब हमारा फाइबर ऑप्टिक्स किसी सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर जाता है, तब हमारा तो अंदर की जो लाइट है वो किस तरीके से मूव करेगी कोर में, तो उस चीज़ को यहाँ दिखाया जा रहा है कि हमारा एक लाइट पॉइंट पर अगर हमारा कोर और क्लैडिंग के बीच में अगर रिफ्लेक्ट होती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा फाई वन से होता है, और अनदर पॉइंट में अगर होता है तो वो फाई टू से होता है। तो ये तरीका है हमारा कोर और क्लैडिंग में अलग अलग डायरेक्शन के होने के बावजूद भी, अलग अलग एंगल बनाने के बावजूद भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और कोर के अंदर ही हमारा पूरा का पूरा लाइट ट्रैवल करता है। आगे देखेंगे हमारा कितने पॉइंट से हम इसको भेज सकते हैं लाइटों को। तो यहाँ पर हम एक फिगर में देख पा रहे हैं कि हम कुछ इस तरीके से बहुत सारे लाइट को कोर के अंदर अलग अलग पॉइंट से भेजकर रिफ्लेक्शन देते हुए हम हर एक इंफॉर्मेशन को सेपरेटली एक ही कोर में सिंगल टाइम में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा मल्टी टाइप का, अगर इंफॉर्मेशन हमको भेजना होता है तो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स ये कहलाता है। तो इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर एक चीज़ को हम देखेंगे कि यहाँ हमारा जो कोर का जो साइज़ है अलग होता है। जब हमको इंफॉर्मेशन या मल्टी मोड पे काम कराना होता है, तो हमारा जो इंडेक्स का जो सरफेस है, कोर सरफेस एरिया हमारा ज़्यादा होता है और क्लैडिंग का रिफरेंस टू कम होता है। बट यहाँ पर अगर सिंगल हमको भेजना होता है, तब हमारा कोर की वैल्यू, कोर का जो हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको छोटा रखा जाता है और क्लैडिंग का स्पेस को ज़्यादा रखा जाता है। तो ये तरीका होता है मल्टी मोड और सिंगल मोड इंडेक्स वाले फाइबर में, इस तरीके का डिफरेंस देखा जाता है। आगे देखेंगे इस केस में हमारी एम की वैल्यू 0 होती है, लेकिन जब अगर हमारे पास एम की वैल्यू 1 2 3, अगर हम लोग यहाँ पर एन की वैल्यू अगर हम अलग अलग चेंज करते हुए कोर के सेंटर से आगे बढ़ते हुए क्लैडिंग की तरफ जब बढ़ते हैं, तो हम इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करते चले जाते हैं। तो उस केस में किस तरीके का फाइबर बनता है उस चीज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ को यहाँ पर आगे हमारे इस पॉइंट में दिखाया जा रहा है कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हुए हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को चेंज कर देते हैं, और वो कर्व पाथ में हम उसको इंटरनली भेज सकते हैं। तो ये उस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कोर और क्लैडिंग में भी कोर की वैल्यू जो N1 है, तो N1 में बहुत स्लाइटली डिफरेंस करते हुए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर लेयर बनाते हुए हम कोर का डिज़ाइन करते हैं। तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कई
पॉइंट्स में होता हुआ गुजरता है। तो ये किस तरीके से होता है, यहाँ पर जितने भी डॉटेड लाइन्स हम बना के रखे हुए हैं वो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स को। यहाँ पर अपन देख सकते हैं इस पॉइंट पर कि N6, N5, N4, N3, N2, N1 ये डिफरेंट लेयर हैं जो कोर के अंदर हम बनाए हुए हैं। तो इसको कैसे इंटरनल रिफ्लेक्शन देते हुए हम अंदर भेज रहे हैं यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ अलग अलग टाइप के तो हम रिफ्रैक्शन करते हुए रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करवाते हुए कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा लेते हैं। तो इस पॉइंट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और बाकी टाइम में रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम पूरे कोर में एक सर्कुलर पाथ में कर्व के फॉर्मेट में हम एक लाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो ये इस तरीके का भी हमारे पास एक फाइबर होता है जो कर्व पाथ को फॉलो करता हुआ कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हुआ हमारे पास लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भी हम एक मल्टी मोड ग्रेडियंट वाला हम एक लाइट भेजते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास प्रोपोगेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक प्रोपोगेशन होता है जो कि लाइट को इस डिफरेंट मोड में सिंगल मोड या मल्टी मोड के थ्रू हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बहुत सारे लाइट बीम को टोटल इंटर रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स में वेव्स को गाइड करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचाते हैं। आगे और भी कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हाईलाइट करूँगा। ओके, थैंक यू।